ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आयनिक त्रिज्याओं के बारे में कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। आयनिक त्रिज्या, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है अपने पास, जैसे परमाणु त्रिज्या बोला वैसे आयनिक त्रिज्या क्या है। आयनिक त्रिज्या आयन में नाभिक से बाह्यतम कोश के आयन में नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। आयन में नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, हाँ ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है कि भाई अपने पास आयन जो है उसमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, आयनिक त्रिज्या होगी। अब हमारे पास बात यह आया कि भाई आयन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है धनायन और दूसरा क्या होता है, ऋणायन। अब कहते हैं कि भाई धनायन जो होता है उसमें धनावेश होता है, इसके ऊपर परमाणु में धनावेश होता है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है और एक ले लिया मैंने सोडियम धनायन। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इसमें प्रोटॉन कितने, 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 11। लेकिन इस पर धनावेश, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई, 10 है। ठीक है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, लेकिन धनायन में क्या हो गया, प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 है। तो बताओ पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करा, लेकिन अब एक से ज्यादा प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है। और प्रोटॉन किसमें होते हैं, प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर। इसका मतलब जो धनायन होते हैं उसमें धनावेश का मान बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बढ़ता है, और अगर आकर्षण बढ़ेगा तो परमाणु आकार के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये परमाणु आकार। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसके अंदर धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की तुलना में, धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की तुलना में कम होती है, कम होती है। क्योंकि इसमें नाभिक का आकर्षण, इसमें नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से, नाभिक का आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। धनायन में प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहती है, प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणु, प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणु के समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणु के समान होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणु के समान होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। इस कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है और आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है, आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है।
फिर लाइन चेंज करो और लिखो आगे। जबकि ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणु के समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या तो उदासीन परमाणुओं के समान होती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ जाता है तथा परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के कारण परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि के कारण त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। यही कारण है कि धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से छोटी, उदासीन परमाणु से कम व ऋणायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से अधिक होती है। ठीक है, तो धनायन की त्रिज्या तो उदासीन परमाणु की तुलना में कम होगी और ऋणायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो अपने पास ये देखो ऋणायन लिया मैंने क्लोरीन। अब क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। लेकिन जैसे ही माइनस चार्ज आया ऋणायन में बदल गया, इसका मतलब प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया इसने। ठीक है, अब पहले से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन लेने के साथ में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा और परमाणु आकार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो उदासीन परमाणु की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या अधिक व धनायन की त्रिज्या कम होती है। क्लियर है? समझ में आया? ये आ गए हमारे पास आयनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास त्रिज्या का टॉपिक हो गया खत्म। परमाणु आकार कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? परमाणु त्रिज्या की परिभाषा, फर्स्ट पॉइंट, त्रिज्या के प्रकार, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक और वान डेर वाल। फिर हमने क्या पढ़ा? थर्ड पॉइंट इसके अंदर, प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक? नाभिकीय आकर्षण, कोशों की संख्या और परिरक्षण प्रभाव। फिर हमने क्या पढ़ा इसके अंदर? आवर्तिता, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमने फिफ्थ पॉइंट क्या पढ़ा इसके अंदर? आयनिक त्रिज्या के बारे में, और जो अपवाद थे वो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं परमाणुीय त्रिज्या के अंदर। क्लियर है सभी के? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? है या नहीं? नो? ओके सचिन, चलो ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, ये सारे इसी के नाम है।
तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव भी बोलते हैं या आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो आयनन एंथैल्पी होता क्या है। वैसे तो अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने क्या कहा था कि परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, सेपरेशन जिसको करते हैं, पृथक्करण ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं अपन? आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हम इसकी प्रॉपर तरीके से परिभाषा पढ़ेंगे कि अपने पास आयनन एंथैल्पी होता क्या है। ठीक है, तो नोट करें अपने पास डेफिनेशन इसकी। एक मोल ये जो टर्म बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है ना। एक मोल क्या टर्म है? गैसीय। एक मोल गैसीय उदासीन एवं विलगित। एक मोल गैसीय उदासीन एवं विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में, विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है। वापस बोल रहा हूं, एक मोल गैसीय उदासीन एवं विलगित परमाणु से के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है बच्चों, आयनन एंथैल्पी परिभाषा हो गई अपने पास कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम क्या कहते हैं? आयनन एंथैल्पी। अब बात यह है कि ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, बात तो ठीक है, निकाल दिया हमने इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमारे पास यहां पर ये गैसीय, विलगित और उदासीन ये जो शब्द है वो हम काम में क्यों ले रहे हैं? तो बच्चों ये काम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हमारे पास परमाणु गैसीय, उदासीन या विलगित अवस्था में नहीं होगा तो उस स्थिति में जो आयनन एंथैल्पी का मान हम ज्ञात करेंगे वो वास्तविक मान की तुलना में या तो कम होगा या अधिक होगा, यानी हम वास्तविक आयनन एंथैल्पी का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे हम? तो देखो यहां पर अगर मान लो मेरे पास कोई परमाणु जो है वो ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था से कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले इसको ठोस को किसमें बदलना पड़ेगा? अपने को गैसीय अवस्था में बदलना पड़ेगा। और ठोस को गैसीय अवस्था में बदलेंगे तो उसके लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो पहले ठोस गैस में बदलेगा, उसके लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी, फिर गैस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो हमारे पास आयनन ऊर्जा मिली वो वास्तविक आयनन ऊर्जा की तुलना में क्या होगी? बहुत अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास परमाणु उदासीन ना होकर कैसा हो? आयन के रूप में। अगर उदासीन नहीं होगा तो क्या होगा? आयन के रूप में होगा, या तो धनायन के रूप में होगा या ऋणायन के रूप में होगा। अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी कि धनायन का परमाणु आकार उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। और अगर परमाणु आकार छोटा होगा तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण ज्यादा होगा, और अगर नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण ज्यादा होगा
तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि इस आकर्षण बल को तोड़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अगर धनायन होगा तो धनायन का इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बहुत अधिक प्रबल आकर्षण होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर ऋणायन होगा तो ऋणायन में पता है कि परमाणु आकार का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और परमाणु आकार बढ़ गया तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई तो आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया। तो वास्तविक परमाणु की तुलना में यहां पर तो क्या हो गया, परमाणु आकार बढ़ गया, आकर्षण बल कम हो गया, यानी थोड़ी सी ऊर्जा देते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और यहां पर वास्तविक परमाणु की तुलना में अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो वास्तविक आयनन एंथैल्पी तो E है, लेकिन अगर धनायन लेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होगा, और अगर ऋणायन लेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान वास्तविक ऊर्जा की तुलना में कम प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए हम यहां पर क्या कहते हैं कि उदासीन परमाणु लेना चाहिए। नई बात, उदासीन परमाणु क्यों लेना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड हमने कहा कि विलगित होना चाहिए। विलगित मतलब अकेला होना चाहिए। विलगित का मतलब होता है अकेला, यानी बंधित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बंधित होगा तो पहले इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में जो आयनन ऊर्जा का मान आएगा, जो आयनन एंथैल्पी का मान आएगा, वो वास्तविक आयनन एंथैल्पी की तुलना में क्या होगा, भिन्न मान होगा, उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। एकदम एग्जैक्ट सही मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम परिभाषा में ये शब्द काम में लेते हैं कि एक मोल गैसीय, उदासीन और विलगित परमाणु होगा तो उस स्थिति में आयनन एंथैल्पी का मान एकदम एग्जैक्ट होगा, सही आयनन एंथैल्पी ज्ञात होगी। ठीक है, आयनन एंथैल्पी जो होती है उसका मात्रक क्या होता है भाई, आयनन एंथैल्पी का मात्रक। क्योंकि आयनन एंथैल्पी क्या है, ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा का मात्रक है वही आयनन एंथैल्पी का मात्रक है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या हम जूल भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल काम में लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आज हमने पढ़ा आयनन एंथैल्पी की परिभाषा, और परमाणुीय त्रिज्या जो था अपने पास, आयनिक त्रिज्या जो थी, उसके बारे में हमने बात की। आयनन एंथैल्पी की डिटेल में और है, बहुत ज्यादा है, लेकिन आज अपन अभी इसको स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसलिए हम आयनन एंथैल्पी का जो बचा हुआ भाग है वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाने की कोशिश करना, जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग इनको लिखने की कोशिश करना।